जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट साबित होंगे। आइए समझते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अम्ल, क्षारक एवं लवण। इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि अम्ल क्या होता है और क्षारक एवं लवण। ठीक है, यहाँ पर जो इसमें कुछ टॉपिक हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहला जो टॉपिक है हम जिसके बारे में जानेंगे वो है अम्ल क्या होता है, या प्रबल अम्ल किसे कहते हैं तथा दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। ठीक है, इससे अगला पॉइंट है हमारा क्षारक या प्रबल क्षार या दुर्बल क्षार। इसके बारे में जानेंगे कि प्रबल क्षार क्या होते हैं और दुर्बल क्षार। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रबल क्षार, ये ज्यादातर कुछ क्वेश्चन है ना एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे अगला पॉइंट हमारा सूचक तथा सूचक के प्रकार। इसके बारे में जानेंगे कि सूचक क्या होता है और सूचक के प्रकार कितने प्रकार का होता है। ठीक है, इससे अगला टॉपिक हमारा पीएच मान, कि पीएच मान क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे अगला टॉपिक है उदासीनीकरण अभिक्रिया। जो उदासीनीकरण अभिक्रिया ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछी गई कितनी बार। ठीक है, और इससे अगला टॉपिक हमारा क्रिस्टलन का जल। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहां पर क्या है, क्रिस्टलन का जल। तो इससे अगला टॉपिक हमारा धावन सोडा किसे कहते हैं या इसकी बनाने की विधि तथा उपयोग। इनके बारे में जानेंगे कि धावन सोडा क्या होता है, बनाने की विधि तथा उपयोग, इनके बारे में। ठीक है, इससे अगला टॉपिक हमारा खाने का सोडा किसे कहते हैं, बनाने की विधि तथा उपयोग। और खाने का सोडे का अनुसूत्र क्या है, रासायनिक नाम क्या है और बनाने की विधि और उपयोग, इनके बारे में सबके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इससे अगला टॉपिक हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे बोलते हैं पीओपी। इसके बारे में बनाने की विधि तथा उपयोग। यहाँ पर ही खाने का सोडा पूछा गया था इस साल 2024 में। ठीक है, ऐसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पूछा गया था। तो ध्यान रखना, इनके बारे में इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन, हर साल पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, इससे अगला टॉपिक हमारा ब्लीचिंग पाउडर और उसके बनाने की विधि तथा उपयोग, ये भी पूछा जा सकता है इस साल। ठीक है, और जो 2023 में जो क्वेश्चन आया था वो था सोडियम हाइड्रोक्साइड। यो 11वां जो टॉपिक है इसके बारे में पूछा गया था कि NaOH क्या होता है और इसके बनाने की विधि तथा उपयोग, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास स्टार्टिंग करने से पहले आज का हमारा मोटिवेशनल कोट्स यहाँ पर समझते हैं क्या है। देखो, सबसे पहले क्या है, यहाँ पर सफलता आपसे 6 चीजें मांगती है। जो सफल होने के लिए हमारे से क्या कितनी चीजें मांगती है, 6 चीज का हमें या तो बलिदान करना है या उनके ऊपर फॉलो करना है। यहाँ पर देखो, पहला पॉइंट क्या है, मेहनत। सबसे पहले क्या हमें जो 6 चीजों में पहला पॉइंट है कि हमें सबसे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, कि दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमें खुद से मेहनत करनी चाहिए। और यहाँ पर क्या है, बलिदान, कि कुछ है ना अपने त्याग भी करना चाहिए, बलिदान भी होना चाहिए कि कुछ चीजें छोड़ते हुए चलो यहाँ पर। ठीक है, जो अगला पॉइंट है वो है संघर्ष। संघर्षवान बनो, कि जितना तुम संघर्ष करोगे उतना ही तुम्हारा निखार आएगा। ठीक है, पढ़ाई उतनी अच्छे से होगी। एक तो मेहनत करनी चाहिए, बलिदान भी करना चाहिए और संघर्ष भी। इससे अगला टॉपिक हमारा जो पॉइंट है वो है जुनून। जुनून होना चाहिए कि किसी चीज को करने के लिए, जैसे अब फिलहाल बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं 10th क्लास के और 12th क्लास के 24 तारीख से। ठीक है, उसके ऊपर आएगा ना बच्चे में क्या होना चाहिए, जुनून। जुनून का मतलब क्या है कि मेरे इतने % नंबर आने चाहिए, जो नहीं आए तो मैं अपना जो भी टारगेट है उससे नीचे अचीव नहीं करने का। ठीक है, जैसे ही अपने अंदर आएगा ना, होना चाहिए जुनून। इतना जुनून होना चाहिए कि आदमी आएगा ना, जितने अपना टोटल मार्क्स या जितने भी टारगेट लेके चल रहा वो अचीव कर सके। और इससे अगला पॉइंट हमारा जो है सब्र। यहाँ पर पेशेंस रखना पड़ेगा हर एक स्टूडेंट को। ये नहीं कि यहाँ पर एकदम ही सफलता मिलती है, आराम से सफलता मिलती है। ठीक है, और इससे अगला पॉइंट हमारा विश्वास। अपने प्रति विश्वास होना चाहिए, किसी दूसरे पे विश्वास करने से पहले अपने ऊपर बिलीव करो। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पर किसी भी कार्य में एक्सपर्ट बनने का जो एकमात्र तरीका है हर दिन प्रैक्टिस करना। ठीक है, यहाँ पर जब भी तुम इन चीजों पर अमल करोगे और हर दिन क्या करोगे, प्रैक्टिस। जैसे यहाँ पर बोर्ड एग्जाम आने वाले तो डेली अगेन अपने जो एमसीक्यू हैं उन्हें अच्छे से याद करो और साइंस के हर एक चैप्टर को अच्छे से बारीकी से ध्यान से पढ़ो। ठीक है, जो एमसीक्यू पूछे जाते हैं वे क्वेश्चन के अंदर से पूछे जाते हैं, न कि जो ये एमसीक्यू होते हैं डायरेक्टली वहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको आएगा ना उसी हिसाब से मेहनत करनी चाहिए। जब तुम्हारा आएगा ना क्वेश्चन अच्छे से याद है तो उसमें से एमसीक्यू जब भी आएगा तो तुम आएगा ना टिक कर दोगे आराम से। ठीक है, और आज की क्लास हम स्टार्टिंग करते हैं। आज की क्लास स्टार्टिंग करने से पहले यहाँ पर समझना, देखो जो हमारा पहला टॉपिक है यहाँ पर अम्ल, क्षारक एवं लवण, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें भी फर्स्ट टॉपिक है हमारा अम्ल। अम्ल को क्या बोलते हैं हम, एसिड। इसके बारे में यहाँ पर 2-3 पॉइंट जान लेना। ठीक है, एसिड शब्द
लेटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है खट्टा। जो एसिड होते हैं, अम्ल होते हैं, वे कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। ठीक है, खट्टे का मतलब क्या है यहाँ पर? जितने भी, जैसे आंवला मान सकते हो या मौसमी, ये सब क्या खट्टे पदार्थ है और इनमें क्या पाया जाता है? अम्ल की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर पहला पॉइंट है ये स्वाद में खट्टे होते हैं। यहाँ पर ये पहले बोला है कि ये स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। इसका अगला पॉइंट है ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। जो एक नीला पेपर होता है उसे कैसा कलर कर देते हैं? लाल में। जब भी अम्ल की मात्रा होगी, अम्ल में जैसे हम डुबोएंगे नीले लिटमस को, वो कैसा हो जाएगा? हमेशा रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, वहां पर आपको पहचान हो जाएगी कि यहाँ पर क्या अम्ल की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अब जैसे इन्हें जो अम्ल होते हैं, इन्हें जैसे हम जल में घोलते हैं तो वहां पर क्या आयन देते हैं? H+। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। इससे आगे चलते हैं हम। अब यहाँ पर परवल अम्ल, इनके बारे में इंपॉर्टेंट है ये 2-3 पॉइंट अच्छे से नोट कर लेना अपना। परवल अम्ल क्या होता है यहाँ पर? ठीक है, एक तो HCl होता है। HCl का नाम क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसे अच्छे से याद करना। ठीक है, ऐसी परवल अम्ल और कौन सा है? H2SO4। H2SO4 का नाम क्या है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, ऐसी इससे अगला है HNO3, सांद्र नाइट्रिक अम्ल। इन तीनों को अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, ये तीनों है ना परवल अम्ल के बारे में पूछे जा सकते हैं MCQ में। जब भी वहां पर 4 ऑप्शन आएंगे तो ध्यान रखना, जब भी परवल अम्ल के बारे में पूछा जाएगा इन तीनों में से एक ऑप्शन जरूर मिलेगा वहां पर। ठीक है, इससे अगला पॉइंट है हमारा दुर्बल अम्ल किसे बोलते हैं। इसमें जो याद करना पॉइंट वो है पहले वाला CH3COOH। इसका नाम क्या है? एसिटिक अम्ल या सिरका या एथेनोइक अम्ल। ध्यान रखने से आगे ये लैक्टिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल। तो आपको इनमें एक तो परवल अम्ल में कौन सा याद करना? HCl। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 क्या होता है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। HNO3 सांद्र नाइट्रिक अम्ल। और दुर्बल अम्ल में कौन से हैं? CH3COOH। इस वाले एग्जाम्पल को अच्छे से नोट कर लेना इन्हें। इसका नाम है एसिटिक अम्ल या सिरका या एथेनोइक अम्ल। जब भी पूछा जाता है एथेनोइक अम्ल के हिसाब से पूछा जाता है। ठीक है, दुर्बल अम्ल क्या होता है? एथेनोइक अम्ल। यहां से IUPAC नाम में भी पूछा गया था ये IUPAC नाम कि जो ये वाला यहाँ पर अनुसूचित दे रखा था उसमें पूछा था कि इसमें 4 विकल्प थे कि ये सिरका एथेनोइक अम्ल है या मैथेन है, इस तरीके 4 ऑप्शन थे। तो आपको कौन सा टिक करना था? यहाँ पर एथेनोइक अम्ल। ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, इसमें यही वाले पॉइंट इंपोर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, और आगे सांद्र अम्ल किसे बोलते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी नॉलेज के लिए। ठीक है, इन वाले पॉइंट को तो अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। आगे जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है उसे बोलते हैं सांद्र। सांद्र जानते हो कि जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है और जल लिमिट से बहुत कम रहता है। ये मान लो कि 10 ग्राम जल है तो उसमें 100 ग्राम क्या होना चाहिए? अम्ल। तो वो क्या होता है? सांद्र अम्ल। ठीक है, ऐसे यहाँ पर इसका अगला पॉइंट है हमारा तनु अम्ल किसे बोलते हैं? यहाँ पर जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है जबकि जल अधिक मात्रा में होता है। यहाँ पर उल्टा होता है कि जो अम्ल की मात्रा वो तो मान लो कि 10 ग्राम, जैसे यहाँ पर जो अम्ल की मात्रा है वो कितनी होगी? यहाँ पर 10 ग्राम, और जो जल है उसकी मात्रा होगी 100 ग्राम। जब भी ऐसा होता है तो उसे बोलते हैं तनु अम्ल। तो इन जो ये पॉइंट है तनु और सांद्र, इनके बारे में नॉलेज है। जब भी सांद्र की बात आवेगी तो अम्ल ज्यादा हो जाएगा और जल कम। जब तनु की बात आवेगी तो यहाँ पर क्या है? अम्ल की मात्रा कम और जल की मात्रा ज्यादा। ठीक है, ध्यान रखना। अब इससे आगे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारे यहाँ पर क्षारक या बेस। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? बेस। ये क्षार भी बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। तो ये क्या है? ये स्वाद में कड़वे होते हैं। कड़वे कौन कौन सी चीज है? देखो यहाँ पर एक तो करेला होता है और भी चीज ऐसी, ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, जो कड़वे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? क्षार। ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। अब जैसे हम एक लाल लिटमस पेपर ले में उसे, जैसे हमने हमारे पास कोई भी कड़वी चीज है उसमें जैसे हम डालते हैं तो डालने के बाद वो कैसा हो जाएगा? नीले में बदल जाएगा। रेड कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, वहां पर हमें पता चल जाएगा कि इसमें क्षार की मात्रा है। ठीक है, इससे अगला पॉइंट हमारा ये जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। जब भी हम क्षार को किसी, जैसे जलीय विलयन जल का एक घोल है उसमें जैसे डालते हैं तो उसमें क्या देता है? OH-। ध्यान रखना यहाँ पर। जब भी यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल में जब भी बात आएगी तो H+ आयन और क्षार में OH-। ध्यान रखना यहाँ पर, यही पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है, अब इससे आगे देखना यहाँ पर कि परवल क्षारक किसे बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं परवल क्षारक। तो पहले वाला ध्यान रखना NaOH क्या होता है? परवल क्षारक। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान रखना यहाँ पर।
परवल क्षारक क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH, ठीक है। इसका अगला पॉइंट है हमारा KOH, इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इन्हें जो ये पॉइंट बता रहा हूं इन्हें अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है। और CaOH की वोल्टेज का नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है। इसका क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सभी के पीछे क्या लग रहा? हाइड्रोक्साइड। पहले क्या है? Na से सोडियम बनता है, OH से हाइड्रोक्साइड, ऐसे K से पोटेशियम, OH से हाइड्रोक्साइड, ऐसे Ca से कैल्शियम, OH से हाइड्रोक्साइड। तो इनके नाम ध्यान रखना। इसमें जो मेन है तो वो है NaOH। इसे अच्छे से याद करना, जब भी पूछा जाएगा कि परवल क्षारक कौन सा है, NaOH पे ध्यान रखना अपना, ठीक है। ऐसे दुर्बल क्षारक एक यहाँ पर, उसे क्या बोलते हैं हम? NH4OH यहाँ पर। इसका अनुसूत्र का जो नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। NH4OH का नाम क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर क्षार, क्षार में क्या है? यहाँ पर जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। ये परिभाषा कभी पूछी जाती है कभी नहीं, लेकिन जो एग्जाम्पल है ये ज्यादा मेन है, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे दुर्बल क्षारक क्या है, परवल क्षारक क्या है, इनके बारे में पूछा जा सकता है। अब क्षार कौन सा है? NaOH, ध्यान रखना। एक होता है KOH, KOH का नाम अभी बताया मैंने, NaOH का भी। NaOH का नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और KOH का, इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ऐसी MgOH की वोल्टेज, ये क्या? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका यूज हमेशा इनो में किया जाता है। जो इनो, जैसे पेट में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है, जैसे देखा होगा कि आपने, जैसे कोई भी बच्चा आएगा, शादी में गया, शादी में जाने के बाद वहां पर कुछ ऐसी चीज खा लेता है जिससे कि पेट में क्या हो जाता है? एसिडिटी। उसके बाद वो क्या यूज करता है यहाँ पर? MgOH की वोल्टेज। इसका डायरेक्ट सेवन नहीं करता, वो मिलती है किसके रूप में? इनो के रूप में। इनो का जैसे यूज करता है तो जो पेट में अम्ल की मात्रा है उसे वो घटाता है और OH की मात्रा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका नाम है MgOH की वोल्टेज, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला टॉपिक हमारा सूचक किसे कहते हैं। सूचक के बारे में अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन आप है ना एक आध लाइन ध्यान रखना इसमें। देखो सूचक क्या होते हैं? इंडिकेटर्स। यहाँ पर क्या? सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। सूचक क्या होते हैं? ये बताते हैं कि इसमें अम्ल है या क्षारक है, भाई इतना काम है इनका, ठीक है। इनका रंग या गंध अम्लीय क्षारक मात्रा में बदल जाता है। जो इनका रंग होता है वह या तो गंध में बदलेगा, अम्लीय में या क्षारीय में, ठीक है। जो इनका रंग है या गंध है अम्लीय में, क्षारक में, इनमें चेंज हो जाएगा। यहाँ पर इसका यही काम है, ठीक है। सूचक जब भी पूछा जाएगा तो इसका काम क्या है? अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को बताते हैं कि इसमें अम्ल है या क्षारक है, ठीक है। अब सूचक के प्रकार ध्यान रखना। यहाँ पर सूचक के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? प्राकृतिक सूचक होता है, एक कृत्रिम सूचक या संश्लेषित। क्या होता है? कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक। ध्यान रखना यहाँ पर, एक गंधीय सूचक। यहाँ पर अब जो प्राकृतिक सूचक है ये जो नेचुरल मिले हुए, ये क्या करते हैं? पौधों में पाए जाते हैं, जैसे लिटमस, लाल पत्ता गोभी। और इन दोनों पॉइंट को ध्यान रखना यहाँ पर, एक तो लिटमस, एक लाल पत्ता गोभी, ठीक है भाई। इस वाले पॉइंट को ध्यान रखना। ऐसी इससे आगे है अगला पॉइंट है, ये रासायनिक पदार्थ है जिसे मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। इन दोनों पॉइंट को अच्छे से याद करना। यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट है समझना, देखो एक तो मेथिल ऑरेंज, एक फिनोप्थलीन। इसमें क्या प्राकृतिक सूचक में? लिटमस पेपर, एक लाल पत्ता गोभी। ये पूछा जा सकता है, ठीक है। ऐसी जो गंध के बारे में बताते हैं, वे इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाती है। एक तो प्याज है, एक लौंग, तेल। तो इन पॉइंटों को ध्यान रखना कि सूचक का काम क्या है। सूचक का काम क्या है? ये अम्ल और क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। सूचक के प्रकार कितने हैं? 3 है, प्राकृतिक और कृत्रिम और गंधीय सूचक। जो प्राकृतिक है वे कौन कौन से हैं? लिटमस, एक लाल पत्ता गोभी। और कृत्रिम सूचक कौन से? मेथिल ऑरेंज, फिनोप्थलीन। ये वाला पॉइंट हमारे से पूछा गया है कितनी बार एग्जाम में, ठीक है, ध्यान रखना। मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थलीन एक गंधीय सूचक होते हैं। इनका जो काम है वो क्या? गंध के बारे में बताते हैं कि इसमें अम्लीय क्षारीय, ठीक है। यहाँ पर क्या है? एक प्याज है, एक लौंग, तेल है यहाँ पर, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है हमारा यहाँ पर पीएच स्केल। तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर पीएच स्केल के बारे में इस साल पूछा गया था, ठीक है। इस वाली परिभाषा को एक बार अच्छे से याद कर लेना। पीएच स्केल क्या होता है? किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। इसका काम क्या है? जैसे किसी में अम्ल की मात्रा है
उसमें H प्लस आयन की सांद्रता कौन बताता है? पीएच स्केल। ऐसी OH की भी यही बताता है पीएच स्केल। ध्यान रखना यहाँ पर, इसकी परिभाषा एक बार अच्छे से याद कर लेना, अपने माइंड में बैठा लेना, ठीक है। पीएच में पी है उषांश, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति अगर, ठीक है। ये वर्ड ना भी ध्यान रखो, लेकिन ऊपर की जो ये लाइन है इसे अच्छे से याद कर लेना। किसी विलयन में उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। जे पॉइंट करके पीएच बराबर 7 है, जब भी पीएच का मान 7 है तो उसे बोलते हैं उदासीन विलयन। अब जैसे पीएच का जो मान है वो 7 से कम है तब होता है अम्लीय माध्यम, और जैसे पीएच का मान जो 7 से अधिक है उसे बोलते हैं क्षारीय विलयन। जैसे यहाँ पर 4 आवेगा, 5 आवेगा या 3 आवेगा तो बोलेंगे अम्लीय माध्यम, और जैसे 7 आवेगा उसे बोलते हैं उदासीन, और जैसे 7 से ऊपर जाते हैं 9, 10, 11, 12 और 14 तक ये होता है क्या? क्षारीय माध्यम, ठीक है। यह स्केल 0 से 14 तक पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जो इसका काम है 0 से 14 तक पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर इसका, और आगे इसके पॉइंट है यहाँ पर समझना। देखो इसके पॉइंट यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, इन्हें अच्छे से ध्यान रखना। देखो समझना यहाँ पर क्या, देखो दुर्वल अम्ल, इसके बारे में मैंने अभी बताया यहाँ पर, और परवल क्षार, इन्हें अच्छे से याद करना। एक तो दुर्वल अम्ल कौन से? CH3COOH, इसका नाम ध्यान रखना। इसका नाम क्या? एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल या सिरका जिसे बोलते हैं। HCl का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 का नाम क्या है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। HNO3 का सांद्र नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। ये मैंने पहले ही बता दी। और दुर्वल क्षार कौन सा है? NH4OH, इसका क्या नाम है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और परवल क्षार का NaOH, इसे ध्यान रखना NaOH का, ठीक है। इसका नाम क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इससे आगे देखना यहाँ पर, समझना ये क्या क्या पॉइंट है यहाँ पर। देखो अब यहाँ पर एक स्केल से दिखाया गया है कि यहाँ पर क्या है, जब भी 7 आता है तो उसे क्या बोलते हैं हम? उदासीन। 7 पीएच मान किसका है? बताओ, कोई बता सकता है बच्चा? जिस बच्चे को भी पता है कि 7 पीएच मान किसका है वो कमेंट करके बताना, ठीक है। तो 7 किसका है? ये है एक जल का, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ठीक है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना है? 7, हमेशा ध्यान रखना, शुद्ध जल का पीएच मान, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। अब जैसे कोई चीज 14 पर है तो वहां पर क्या आ जाएगा? परवल क्षार। परवल क्षार कौन सा था हमारा? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखना यहाँ पर। ऐसी जैसी H यहाँ पर है, कोई 0 के आसपास है अम्ल यहाँ पर, तो वो कौन सा हो जाएगा? परवल अम्ल। परवल अम्ल कौन सा यहाँ पर? देखो देख सकते हैं यहाँ पर परवल अम्ल कौन सा यहाँ पर? एक तो है HCl, एक H2SO4, एक HNO3। ये कहां पर मिलेंगे? हमें 0 के आसपास मिलेंगे, ठीक है। और दुर्वल अम्ल कौन से है? CH3COOH। और परवल क्षार कौन से? NaOH, ठीक है। यहां पर यही बताया गया, जब भी इनका पीएच मान आता है वो कहां पर आता है? एक तो 0 के आसपास रहता है परवल अम्ल का, और परवल क्षार का 14 के आसपास, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ पर पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इससे अगली परिभाषा बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे अच्छे से कॉपी में लिख लेना, ठीक है। ये वाली जो परिभाषा ये बार बार रिपीट होती है। देखो समझना, जब अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। यह अभिक्रिया ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यहां पर क्या बोला? देखो जो अम्ल और क्षार की जैसे हम रिएक्शन करवाते हैं, क्रिया कराते हैं, तब क्या मिलता है? एक तो लवण मिलेगा, एक जल मिलेगा, उसे ही क्या बोलते हैं हम? उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। यहां पर पहले हमने NaOH लिया, ये क्या? क्षार। और HCl क्या है? ये अम्ल है। इन दोनों की जैसे रिएक्शन कराते हैं तो लवण बन क्या? लवण क्या होता है? जैसे NaCl, NaCl को क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, ये है लवण। H2O क्या है? जल। अब यहाँ पर क्या क्या बना हमारा? एक तो लवण बना, एक जल बना। इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ध्यान रखना, यहाँ पर ये पूछी जा सकती है। तो क्या लिखोगे? जब अम्ल व क्षार की क्रिया की जाती है तब लवण व जल बनता है। या ऐसे भी बोल सकते हैं, जब अम्ल व क्षार की आपस में क्रिया की जाती है तब लवण व जल बनता है। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। यहाँ से आप कैसे भी याद कर सकते हो, या अपनी लैंग्वेज में, या जोन सी ये मैंने लिखी है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन ये वाला एग्जाम्पल अच्छे से नोट कर लेना, ये कई बार पूछा गया कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, या ये वाला एग्जाम्पल आ जाएगा और यहाँ पर
ये वाले पॉइंट दे जाएंगे और यहाँ पर पूछेगा कि खाली स्थान रहेंगे कि यहाँ पर क्या बनता है। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर सभी बच्चे, इसे अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, और आगे चलते हैं हम। ये मैंने टॉपिक बता दी, ये था पीएच स्केल का। अब देखो यहाँ पर ये वाला पॉइंट कई बार पूछा गया, यहाँ पर समझना। देखो ये क्या है, क्रिस्टलन का जल। यहाँ पर क्या, देखो ये आसान है टॉपिक, इतना हार्ड नहीं है। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। यहाँ पर क्या है, कभी परिभाषा नहीं पूछी जावे, तो यहाँ पर क्या है, सीधे ही एग्जाम्पल ध्यान रखना है। यहाँ पर देखो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि क्रिस्टलन के जल के कितने अणु हैं, ये पूछे जाएंगे। देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है, CuSO4 कोमा क्या है यहाँ पर इंटू 5H2O। यहाँ पर क्या, इसमें जल के अणु पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर क्या H2O के आगे क्या संख्या है यहाँ पर 5, तो 5 अणुओं की। बस सीधा यही पूछेगा कि CuSO4 इंटू 5H2O में जो क्रिस्टलन के जल के अणु हैं वो कितने, ऑप्शन रहेंगे 5, 4, 3, 2, इस तरीके से। तो आपको बताना कि यहाँ पर 5 है। ठीक है, ऐसे इससे अगले टॉपिक में यहाँ पर Na2CO3 इंटू 10H2O, इसमें कितने, यहाँ पर देखो ये कितना चमक रहा है यहाँ पर 10, तो यहाँ पर कितने अणु हो गए 10। ऐसे इससे अगले पॉइंट में यहाँ पर क्या है, CaSO4 इंटू 2H2O, यहाँ पर क्या है, जल के आगे देखो यहाँ पर कितनी संख्या है, यहाँ पर कितने 2। जब भी ऐसी संख्या पूछी जाएगी वो पूछेगा जल के कितने अणु हैं, तो यहाँ पर सीधा बताना कि 5 है, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो ये टॉपिक आएगा ना, बहुत आसान है। जब भी पूछेगा क्रिस्टलन के जल के अणु पूछेगा तो आपको बताना 5, 4, 3 जो भी है। ठीक है, वो जल के आगे रहेगा, H2O के आगे। ठीक है, ध्यान रखना उसी चीज को। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूं Na2CO3 इंटू 10H2O, ये लिखा है यहाँ पर, कितने हैं यहाँ पर 10। ऐसी एक एग्जांपल और है, देखो क्या है, देखो K2SO4 इंटू Al2SO4 की होल थ्राइज और इंटू 24H2O, यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ देखो H2O। ये किसका है, ये है फिटकरी का अनुसूत्र है, लेकिन ये बच्चों से पूछा जा सकता है, कोई भी बच्चा आएगा ना पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो यहाँ पर जो जल के आगे कितने अणु हैं यहाँ पर 24, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि जल के कितने अणु हैं यहाँ पर 24, तो इसे बोलते हैं क्रिस्टलन का जल। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। अब इससे आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है ये मेन टॉपिक है। ठीक है, इन्हें अच्छे से याद करना। देखो समझना यहाँ पर क्या टॉपिक है ये, देखो समझना ध्यान से। देखो धावन सोडा के बारे में आ गया यहाँ पर। धावन सोडा को क्या बोलते हैं, एक तो वॉशिंग सोडा या इंग्लिश में भी वॉशिंग सोडा बोलते हैं, या इस तरीके से भी आप लिख सकते हो धावन सोडा को। ठीक है, धावन सोडा क्या होता है, जो जैसे कपड़े धोने के काम आता है उसे बोलते हैं धावन सोडा। इसका धावन सोडे का रासायनिक सूत्र क्या, देखो Na2CO3, इस वाले को भी याद करना, एक है Na2CO3 इंटू 10H2। ठीक है, ध्यान रखना है। धावन सोडे का रासायनिक सूत्र, ये MCQ में आते हैं। ठीक है, कि आपसे पूछेगा कि धावन सोडे का रासायनिक सूत्र है, इसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, चारों में से एक कोई सा मिलेगा। ठीक है, या तो ये मिलेगा या ये वाला, तो ये अच्छे से याद होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। जब भी पूछेगा ऊपर वाले का सोडियम है यहाँ पर Na2, इसे बोलते हैं सोडियम, और CO3 को क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। ठीक है, ऐसे इससे अगला है यहाँ पर, दो नाम है इसका, सोडियम देखो Na2 को सोडियम, CO3 को कार्बोनेट, और 10 आ जाएगा उसे बोलते हैं डेका। और जल की मात्रा जब भी रहती है उसे बोलते हैं हाइड्रेट। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। तो इसके 2 अनुसूत्र हैं और 2 ही इसके रासायनिक नाम है, दोनों को अच्छे से याद कर लेना। यहाँ पर क्या है, Na2CO3, एक ये Na2CO3 इंटू 10H2। ठीक है, एक इसका सोडियम कार्बोनेट, एक सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है, इसे अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लेना सभी बच्चे। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, इसकी बनाने की विधि। ठीक है, जब भी आता है क्वेश्चन वो पूरा पूछता है। पूरा क्वेश्चन कैसे पूछता है कि धावन सोडा क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र और नाम लिखे, अनुसूत्र जो भी है, उसके बाद बनाने की विधि व इसके 2 उपयोग लिखे, इस तरीके से आएगी। ठीक है, और जब भी आता है ये 6 नंबर का या 7 नंबर का, इस तरीके पूछा जाता है। ठीक है, ये जब भी आएगा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। इस साल का 2024 का आप है ना, जो पेपर हुआ है उसका जो पेपर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसे आप देख सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जब भी बनता है तो 5 या 6 या 7 इस तरह के बनते हैं। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या बनाने की विधि देखो, सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है।
यह एक क्षारकीय लवण है। अब देखो यहाँ पर ऐसे लिख रहा है, तो आपको कैसे परिभाषा लिखनी है यहाँ पर समझ। देखो ये क्या, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, Na को क्या बोलते हैं यहाँ पर, सोडियम, और CO3 को कार्बोनेट। यहाँ पर ऐसे यहाँ पर क्या है, जल, और यहाँ पर क्या है, इस साइड में क्या था यहाँ पर, देखो इस साइड में यहाँ पर प्लस है। अब प्लस को जैसे ही हटाते हैं उसके बाद क्या बन गया, Na2CO3 इंटू 10H2, ये बन गया सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसे बोलते हैं धावन सोडा। ठीक है, जब इसकी बनाने की विधि हिंदी में लिखोगे, पहले आपको हिंदी में लिखनी है, फिर ये वाली इक्वेशन जरूर लिखनी है। जब तक ये वाली इक्वेशन नहीं लिखने की तो नंबर नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। तो इक्वेशन कैसे लिखोगे, देखो, जब सोडियम कार्बोनेट की क्रिया जल से की जाती है तब धावन सोडा प्राप्त होता है। ठीक है, आसान लैंग्वेज है। जब सोडियम कार्बोनेट की क्रिया जल से की जाती है तब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट प्राप्त होता है, यह धावन सोडा। एक बार और बताता हूँ, रिपीट करता हूँ। जब सोडियम कार्बोनेट की क्रिया जल से की जाती है तब धावन सोडा प्राप्त होता है। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर, इस वाली इक्वेशन को अच्छे से लिख लेना अपनी कॉपी में। ठीक है, इससे आगे चलते हैं, इसके उपयोग है यहाँ पर। उपयोग क्या क्या है, देखो धावन सोडा के उपयोग, धावन सोडा के उपयोग है। धावन सोडा का उपयोग प्राय कपड़े धोने में होता है। आपने देखा होगा कि जो वॉशिंग पाउडर होता है उसका यूज हमेशा किस में होता है, कपड़े धोने में। ठीक है, इसका प्रयोग जल की कठोरता दूर करने में किया जाता है। जो जल कठोर होता है उसमें जैसे ही हम धावन सोडा या ऐसी चीज मिलाते हैं तो वो जल कैसा हो जाता है, हल्का हो जाता है, उसकी जो कठोरनेस है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। यहाँ पर यही बोल रहा है। ठीक है, ध्यान रखना, इन दोनों पॉइंट को भी उपयोग पूछता है, ध्यान रखना। यहाँ पर और भी उपयोग है, जो से भी आपको आसान लगे उन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, इससे अगला है सोडियम कार्बोनेट का यूज काय में, एक तो कागज बनाने में, कांच में, एक कास्टिक सोडा, डिटर्जेंट पाउडर आदि के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग एक तो कागज में होता है, आपको पता ही कागज के रूप में भी सोडियम कार्बोनेट का यूज होता है। सोडियम कार्बोनेट का मतलब क्या है, जो धावन सोडा होता है इसका यूज। एक कांच में होता है, एक कास्टिक सोडा, एक डिटर्जेंट, जितने भी आते हैं जो कपड़े धोने वाले आते हैं, ठीक है, उनके निर्माण में होता है। इसका प्रयोग आंखों की दवाई में भी किया जाता है। जो ये धावन सोडा होता है, देखने में लगता है कि इसका यूज आंखों की दवाई में कैसे हो सकता है, लेकिन कुछ जगह यहां पर क्या है, आंखों की दवाई में किया जाता है इसका यूज। धावन सोडा का प्रयोग जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। जीवाणुनाशक का मतलब क्या है, जब कोई चीज है वहां पर एक जीवाणु है, जीवाणु को खत्म करने के लिए, ठीक है, जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें मारने के काम आता है। क्या कौन आता है काम, धावन सोडा। ठीक है, यहाँ पर जो भी आपको 3 या 4 पॉइंट अच्छे से लिख लेना और उन्हें बार बार रिपीट करना। ठीक है, आपका लास्ट सेशन है, ये ध्यान रखना ये चीज। अब अच्छे से याद करते चलना, जो भी चीज याद करो। ठीक है, अब यहां पर समझना, देखो अगला जो पढ़ने जा रहे हैं हम, बेकिंग सोडा, उसे क्या बोलते हैं हम, खाने वाला सोडा। इसका रासायनिक नाम, अणुसूत्र, बनाने की विधि, रासायनिक गुण तथा उपयोग, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। ये इस साल पेपर में पूछा गया था, ध्यान रखना। ठीक है, 2024 में आया था, 2025 में भी आ सकता है, ध्यान रखना इन चीजों को। यहां पर क्या है, इसका नाम क्या, बेकिंग या खाने का सोडा। जब भी खाने का सोडे का यूज होता है, आपने देखा होगा कि रसोई में इसका यूज होता है, जैसे दाल बनाने में या कुछ भी डबल रोटी, इनके यूज में जितने भी वैसी चीजें हैं जो गलती नहीं है जल्दी से, उनमें किसका यूज होता है, खाने के सोडे का। हमेशा खाने का सोडा डाला जाता है। ठीक है, इसका नाम क्या है इंग्लिश में, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर। जो इंग्लिश में बोलते हैं खाने के सोडे को, उसे बोलते हैं बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर। रासायनिक गुण क्या है इसका, सोडियम बाइकार्बोनेट, ध्यान रखना इसका। सामान्य नाम क्या बोलेंगे इसका, खाने का सोडा। और सोडियम को क्या बोलते हैं, Na, और बाई यहाँ पर H आ गया, इसे बोलते हैं बाई, और कार्बोनेट को CO3। जब भी इसका नाम पूछा जाएगा अणुसूत्र तो NaHCO3 ये बोला, ये सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। देखो मैं बताता हूँ एक बार, NaHCO3। जब भी इसका नाम आएगा कि खाने का सोडे का अणुसूत्र क्या है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, ये तो अणुसूत्र हो गया, और रासायनिक नाम कैसे बनेगा, Na से क्या बनता है, सोडियम, सोडियम। ठीक है, ये लिख दिया। अब H से क्या बनेगा, बाई, और CO3 से कार्बोनेट। इस तरीके से आपको नाम बनाने आने चाहिए। ठीक है, आराम आराम से सीखते चलो और अच्छे से याद भी कर लेने, ये पूछा गया था इस साल, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पर देखो
खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, अनुशोधित क्या है? NaHCO3। ये मैंने पहले भी बता दिया, ठीक है। अब इसकी बनाने की विधि समझना है यहाँ पर। देखो, प्रयोगशाला में सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। अब यहाँ पर ये चीज़ लिख रहा है, तो आपको ऐसे नहीं याद करना, अपनी लैंग्वेज में कैसे याद करोगे यहाँ पर समझ। देखो, जब भी बनाने की विधि आवे तो कैसे, देखो किस तरीके से याद करनी। देखो, जब सोडियम कार्बोनेट की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ की जाती है तब खाने का सोडा प्राप्त होता है। इस तरीके से लिखना। देखो, जब सोडियम कार्बोनेट या Na2CO3 के साथ जब सोडियम कार्बोनेट की क्रिया, यहां पर ध्यान रखना, यहां पर देखो, जब Na2CO3 की क्रिया CO2 के साथ करते हैं तब खाने का सोडा प्राप्त होता है। इस तरीके से करना, ठीक है। यह आसान है, देख लो, यहां पर खाने का सोडा प्राप्त होता है, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यहां पर समझ, देखो यहां पर क्या Na2CO3, यहां पर क्या सोडियम कार्बोनेट इसे बोलते हैं। इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ की? CO2 यहां पर, और फिर हमने जल भी लिया यहां पर, तो उसके बाद हमें क्या मिला यहाँ? NaHCO3, इसे बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ध्यान रखना, इसे बार बार याद करना और कॉपी में बार बार लिखकर इसकी प्रैक्टिस करना जितनी बार भी, ठीक है। Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, जैसे इनकी रिएक्शन करते हैं आपस में, तो उसके बाद हमें क्या मिलता? 2NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट के कितने अणु मिलते हैं? 2। इसे बोलते हैं हम खाने का सोडा, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर, इन वाली इक्वेशन को बार बार याद करना, लिख करते हैं, ठीक है। आपके तभी याद रहेगी, नहीं तो बोर्ड एग्जाम में आप भूल सकते हो इन्हें। अब यहां पर समझ, देखो बेकिंग सोडा के गुण और उनके उपयोग। देखो, पहला क्या, बेकिंग सोडा के गुण क्या है? यह एक सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ हो। जो ये बेकिंग सोडा होता है, आपने देखा होगा कि इसका रंग कैसा होता है? सफेद होता है, सफेद रंग का है, ठीक है। बेकिंग सोडा दूध में मिलाने पर दूध देर तक फटता नहीं है, ठीक है। जैसे आप कहेंगे बेकिंग सोडा को दूध में मिलाते हो तो दूध देर से फटता है। यहाँ पर जो दूध की आएगी ना, जो ये मान के चलना कि जैसे हमने इस वाले ड्राम में ये दूध है, यहाँ पर मिल्क, इसमें जैसे हमने ये डाल दिया बेकिंग सोडा, तो दूध की जो मात्रा है, जो फटना चाहिए था 1 घंटे में, तो वो 2 या 3 घंटे बाद फटेगा, उससे भी ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ये यूज है। और इससे अगला पॉइंट है, यहाँ पर समझना, 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर बेकिंग सोडा धावन सोडा में बदल जाता है। अब जैसे जो हमारे पास बेकिंग सोडा है, इसे हम 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, तो ये किस में टूट जाएगा? यहाँ पर धावन सोडा में। देखो, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखो, ये क्या हमारे पास धावन सोडा है, इसे हमने 100 डिग्री सेल्सियस पर हमने गर्म किया। गर्म करने के बाद ये Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, इसका नाम क्या है? धावन सोडा, इसमें टूट गया, ठीक है। जैसे हम इसे गर्म करते हैं, कितने? 100 डिग्री सेल्सियस पर हम जैसे ही गर्म करते हैं तो ये धावन सोडा में बदल जाता है, ठीक है। इसके उपयोग क्या क्या है बेकिंग सोडा के? एक तो धावन सोडा बनाने में, जैसे यहाँ पर बनाया हमने धावन सोडा, अग्निशामक यंत्रों में, जो आग बुझाने वाले यंत्र उनमें, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला का मतलब क्या? जो लैब होती है, लैब में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। ज़्यादातर डाला जाता है हर एक चीज़ में। डबल रोटी बनाने में इसका जो यूज है, डबल रोटी बनाने में आपने देखा हुआ होगा कि जो डबल रोटी होती है उसमें इसका यूज होता है। और खाद्य पदार्थों की सुरक्षा में, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनकी सुरक्षा में भी इसका यूज होता है। किसका? बेकिंग पाउडर का, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर। और भी इसके उपयोग है, यहाँ पर इन वाले को उपयोग भी याद कर सकते हैं, या जो अब ये आए हैं इन्हें याद कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्या है? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसे याद कर सकते हैं। यह झागदार पेय पदार्थ बनाने में काम आता है। जितने भी झागदार जो पदार्थ होते हैं, जो पेय का मतलब क्या है? जो भी लिक्विड चीज़ है उनमें इसका यूज होता है। यह आग बुझाने वाले यंत्रों में काम आता है। कच्चे दूध में मिलाने पर दूध देर तक नहीं फटता, ठीक है। ध्यान रखना, जो कच्चा दूध होता है उसमें जैसे हम बेकिंग पाउडर डाल देते हैं तो दूध है देर तक नहीं फटता। दूध है ना बहुत, ये मान के चलना कि कई घंटे तक चल जाता है। और इसका यूज है
एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। एंटीसेप्टिक का मतलब क्या है, कुछ दवाइयों के रूप में। और इससे अगला है पेट की अम्लता को दूर करने में। जैसे पेट में एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, जैसे इसका सेवन किया जाता है तो पेट में जो एसिडिटी है उसे हटाने के काम भी आता है, ठीक है, ब्रेड बनाने में प्रयुक्त होता है। तो आपको यहाँ पर 3 या 4 पॉइंट अच्छे से निकाल लेना और अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है। आपको यही काम करना है, ये नहीं कि सारे लिखोगे, इनमें से जो भी पॉइंट अच्छे लगे ना उन्हें अपनी कॉपी में लिखते चलना, ठीक है। अब इतना टाइम नहीं है कि बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं रहा, ठीक है, तो इस वजह से अच्छे से अपनी कॉपी बना लेना। और 9th क्लास वाले जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे वे अच्छे से अपनी कॉपी अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है। आगे है प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसका रासायनिक सूत्र, उपयोग और गुण, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए समझते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, यहां पर समझना। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस, हम अपने घरों की दीवार और छतों को सजाने के लिए जिस सफेद रंग के चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कि जो घरों में दीवार होती है, दीवारों को कुछ सजाने का काम आता है। जो छत होती है या कुछ भी चीजें दीवार है उन्हें सजाने के काम में किसका यूज किया जाता है, एक तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। वो कैसा होता है, सफेद रंग का चूर्ण, जिसे बोलते हैं आपने देखा होगा पीओपी के रूप में। देखा होगा कि जब हम अपना घर बनाते हैं, बनाने के बाद उसके बाद जैसी लिस्सी होती है, लिस्सी हो जाने के बाद उस पर क्या किया जाता है, जो घर की सजावट के लिए, घर की सजावट के लिए किसका यूज होता है, पीओपी। आपने देखा भी होगा कि हमने तो घर पे पीओपी कराई है, ठीक है। जब भी पीओपी होती है, जितने भी जगह खाली होती है उसे भरने के काम आता है पीओपी, और अच्छा भी लगता है पीओपी से, ठीक है। तो वो कैसे रंग का होता है, सफेद रंग का चूर्ण होता है, उसे ही बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे पीओपी भी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस को, ठीक है, ध्यान रखना। और ये कैसा होता है, इस प्रकार का होता है। आपने देखा भी होगा, जिसके भी घर पर पीओपी हुई है वो यहाँ पर देख सकता है या उसने देखा भी होगा लाइव अपने घर में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर, इसका रासायनिक सूत्र, उपयोग और गुण बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखो यहाँ पर समझना, इसे अच्छे से याद कर लेना। रासायनिक सूत्र, इसके बारे में बार बार पूछा जाता है। इसका जो रासायनिक सूत्र है CaSO4 इंटू 1/2H2O। ध्यान रखना इसका, Ca से क्या बनता है, कैल्शियम, SO4 से सल्फेट, 1/2 जब भी आता है उसे बोलते हैं हेमी, और H2O को क्या बोलते हैं, हाइड्रेट। तो यहाँ पर ध्यान रखना, देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, समझना यहाँ पर CaSO4 इंटू 1/2H2O, ठीक है। इसका नाम क्या, कैल्शियम, कैल्शियम। इसका नाम क्या, सल्फेट, एक साथ ही लिखना है, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट, 1/2 को क्या बोलते हैं, हेमी, और H2O को हाइड्रेट। इस तरीके से ध्यान रखना आप सभी। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लेना इसे भी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखो यहां पर समझना, देखो क्या चीज है, जिप्सम को जैसे 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो ये किस में बदल जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो जिप्सम होता है, जिप्सम आपने देखा होगा कि जो व्हाइट सीमेंट को क्या बोलते हैं हम, जिप्सम। तो ध्यान रखना, जो ये जिप्सम है इसे बोलते हैं हम सफेद सीमेंट। आपने देखा होगा कि जब भी कुछ इंसान इसका यूज करते हैं जिप्सम का, जैसे घर बनने के बाद वो तैयार होने के बाद, लिस्सी करवाने के बाद जैसे है ना, उस पर व्हाइट सीमेंट की पुट्टी करवा देते हैं। लेकिन बहुत से पीओपी कराते हैं, पीओपी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ध्यान रखना, पीओपी एक तो महंगी होती है, जिप्सम तो ये मान लो कि व्हाइट सीमेंट का कट्टा बन जाता है, लेकिन जो पीओपी होती है ये ज़्यादा महंगी है। तो ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर, जैसे हम जिप्सम को कितने केल्विन पर गर्म करते हैं, 373 पर, उसके बाद क्या बनता है, पीओपी बन जाता है वो, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर, इसका रासायनिक समीकरण इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर समझना, ये क्या है हमारा, जिप्सम। यहाँ पर क्या, CaSO4 इंटू 2H2। इसके बाद क्या बना, CaSO4 इंटू 1/2H2। इसे बोलते हैं हम POP। अब यहाँ पर समझ दो, ये कितने अणु थे, ये जल के 2 थे। यहाँ पर ये कितने आए, आधे तो आए। तो अब यहाँ पर कितने बचे, आधे का मतलब क्या, 2 में से आधा तो यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर 1.5 बचा। 1.5 को हम क्या लिखते हैं, 3, उसके नीचे 2 लगा तो ये हो गया 1.5। 3 का आधा 1.5 होता है, तो यहाँ पर H2O, इस तरीके से, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर ये इक्वेशन कैसे करनी है, समझना। यहाँ पर जब भी ये आएगी इक्वेशन तो इस तरीके से करनी है आपको। 2H2O कितने केल्विन पर गर्म कर रहे हैं, 373।
केल्विन पर गर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर CaSO4 इंटू 1/2H2, इसे लिखने के बाद प्लस 3H2, लेकिन 3 के नीचे 2 लगाना, तभी तो 1.5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसे ध्यान रखना आप सभी। तो इस वाले इक्वेशन को भी अच्छे से नोट कर लेना आप सभी। ठीक है, अब इसके उपयोग है प्लास्टर ऑफ पेरिस के, समझना यहाँ पर क्या क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के कुछ उपयोग हैं दंत चिकित्सा में, जो दांतों के फ्रेम बनाने में किसका यूज होता है, POP का। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर। अग्निशमन पदार्थ के रूप में, जितने भी अग्निशमन का मतलब क्या है, जो यंत्र होते हैं उनमें यूज होता है इसको। आगे है भवन निर्माण में भी किसका यूज होता है, POP का। ठीक है, जो भवन निर्माण का काम होता है उसमें POP का यूज होता है। और मूर्तियां एवं सजावटी सामान बनाने में, देखा होगा आपने, जो मूर्तियां होती हैं जो उन पर वाइट जो कलर होता है उसे ही बोलते हैं POP। ठीक है, कुछ सजावटी सामान बनाने में इसका यूज होता है। हीटर प्लेट बनाने में, आपने हीटर प्लेट देखी होगी, वो कैसी होती है, वाइट कलर की होती है, तो उसमें भी किसका यूज होता है, POP का। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर इन चीजों को। अब इससे आगे देखना और भी उपयोग है इनके। चीनी मिट्टी के सामान के सांचे बनाने में, जितने भी चीनी मिट्टी का आपने देखे होंगे बर्तन जो भी हैं, उनके जो सांचे बनाने में काम होता है। ठीक है, चीनी मिट्टी के बर्तन आपने देखे होंगे, कुछ चीजें होती हैं उसमें क्या होता है, सांचे बनाने में। सांचे का मतलब क्या, उसका रूप देना। जैसे मान के चलना कि आपने कोई चीज बनानी है, उसी के जैसा, उसी की आकृति कैसे बनाई जाएगी, पहले उसका सांचा बनाया जाएगा इस तरीके का, एक सांचा बना लिया। अब इसी के तरीके का इसमें कुछ पदार्थ डाला जाएगा, पदार्थ डालने के बाद फिर से ये सांचा है, सांचा क्या बनाता है, उसी के जैसा बना देता है। जैसे आपने देखा होगा ईंट का क्या होता है, एक फ्रेम होता है। जब ईंट का जो काम करते हैं भट्टे पर, आपने देखा होगा कि वहां पर क्या होता है, फ्रेम होता है। जैसे यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि ये ईंट है और इसमें जैसे हम मिट्टी डालते हैं, तो यहाँ पर क्या है, एक फ्रेम है, जितनी मिट्टी डाली जाएगी तो उसी के हिसाब से ईंट पूरी कंप्लीट उतनी बनती है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, सांचा। एक चौक बनाने में, आपने ये तो स्कूलों में देखा होगा कि जो चौक होती है वो किसकी बनती है, जिप्सम, ये POP की। ठीक है, इसका उपयोग डॉक्टर द्वारा टूटी हुई हड्डियों को सही स्थिति में स्थिर रखने के लिए करते हैं। जब हड्डियां टूट जाती हैं उसके बाद प्लास्टर होता है, तो उसमें भी किसका यूज होता है, POP का। ठीक है, ध्यान रखना इन चीजों को। अब कुछ पॉइंट अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है सभी बच्चे। और इससे अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है ना, कितनी बार पूछा नहीं गया अभी तक, ब्लीचिंग पाउडर। तो इस साल ये पूछा जा सकता है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। तो यहाँ पर समझना, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण, इसके बारे में आपने सुना होगा कि जब भी शादी ब्याह होते हैं, जो लेडीज होती हैं वे क्या कराते हैं, ब्लीच। एक तो लेडीज भी कराती है और जो दूल्हा होता है वो भी क्या कराता है, ब्लीच। तो उसे क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, CaOCl2। इसका नाम ध्यान रखना, जो अनुसूत्र है वो क्या है, CaOCl2। Ca से क्या बनता है, कैल्शियम, O से ऑक्सी और Cl2 से क्लोराइड। या एक नाम इसका और है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ये भी नाम है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये भी नाम है। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर। अब आगे चलते हैं, अगला टॉपिक हमारे इसमें इसे बनाने की विधि, किसे, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसे बनाने की विधि। ठीक है, समझना है यहाँ पर। देखो ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि में क्या, देखो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण शुष्क बूझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर ये तो इक्वेशन ये मान लो कि मैंने लिख दी, लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना है यहाँ पर। ठीक है, कैसे लिखोगे, जब बूझे चूने की क्रिया क्लोरीन गैस के साथ करते हैं तब ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है या बनता है। ठीक है, ये आसान है। देखो आप यहाँ पर एक तो इसका नाम ध्यान रखो, इसका नाम क्या, बूझा हुआ चूना। तो चूना ध्यान रखना है यहाँ पर, ये लिखा नहीं गया सही से, बूझा चूना ध्यान रखना है यहाँ पर। जब बूझे चूने की क्रिया क्लोरीन गैस के साथ करते हैं तब ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है या बनता है। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, जब बूझे चूने की क्रिया क्लोरीन गैस के साथ करते हैं तब ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है, बनता है। ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं या विरंजक चूर्ण। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर। अब यहाँ पर समझना, देखो इसे बोलते हैं बूझे चूना, CaOH की होल ट्वाइस। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर। और इसकी क्रिया किसके साथ करें हम, क्लोरीन गैस की। उसके बाद क्या मिला हमें, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 ये मिला और H2O जल। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर। ये इस साल पूछी जा सकती है। ठीक है, अच्छे से नोट कर लेने से भी आगे
समझते हैं। देखो देखो यहां पर समझना, ब्लीचिंग पाउडर के कुछ उपयोग हैं। एक तो पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया कि जो जीवाणुनाशक के रूप में किसका यूज होता है, इसका यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर का। तो ध्यान रखना ये ऑप्शन में आएगी ना, जब भी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है तभी इसका ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। जब पीने का पानी है उसमें जो जीवाणुनाशक है उनको दूर करने के लिए किसका यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, ध्यान रखना इस वाले पॉइंट को। घर की सफाई के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज किस में होता है, घर की सफाई के लिए। टाइल्स, रसोई की चिकनाट, बाथरूम की टाइल्स और नल की सफाई के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब भी घर में सफाई की जाती है, जो चिकनाट होती है उसे दूर करने के लिए, या बाथरूम की टाइल्स की और नल की सफाई के लिए किसका यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, एक होता है क्लोरोफॉर्म बनाने में किसका यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर। क्लोरोफॉर्म आपने देखी होगी, इसे बोलते हैं बेहोशी वाली दवा। जैसे आपने मूवी में देखा होगा कि मूवी में क्या होता है कि जब भी किसी इंसान को बेहोश किया जाता है तो उनके हाथ में एक बोतल होती है, उसमें क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। और जो क्लोरोफॉर्म होता है उससे आदमी बेहोश हो जाता है। ठीक है, जैसे रुमाल पर थोड़ा सा छिड़कने के बाद उसी रुमाल को किसी के चेहरे पर या नाक से सूंघाने के बाद उसे बेहोश किया जा सकता है। ठीक है, और उसमें किसका यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। इसमें 2-3 पॉइंट अपना जो भी इंपॉर्टेंट है उन्हें लिख लेना, जो आसान लगे आपको। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये 2023 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, 2023 में क्या आया था, NaOH के बारे में। NaOH रासायनिक सूत्र, NaOH का नाम क्या है यहाँ पर, रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ध्यान रखना ये बार बार नाम आता है। इसे बोलते हैं परवल क्षार, इसे बोलते हैं NaOH को परवल क्षार। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ध्यान रखना इसे। अब आगे समझने देखो, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, लेकिन 1-2 पॉइंट याद होने चाहिए इसके। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करते हैं। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। यहां पर तो इस तरीके से बोला, और NaCl लिया यहाँ पर और जल लिए। NaCl के कितने अणु हैं यहाँ पर, 2। ऐसे यहाँ पर जल के कितने अणु लिए, यहाँ पर 2। तो उसके बाद क्या बना यहाँ, NaOH कितने बने यहाँ, 2 अणु। ऐसे Cl2 क्लोरीन गैस और जल यहाँ हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कैसे लिखोगे आप, देखो जब सोडियम क्लोराइड की क्रिया, NaCl का नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, ये नमक भी बोल सकते हो आप। जब सोडियम क्लोराइड की क्रिया जल के साथ की जाती है तब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, ये आसान है, या आप इस वाली को भी लिख सकते हो। ठीक है, ये पूछी गई थी, लेकिन आप इसे एक बार अच्छे से याद कर लेना एक बार। ठीक है, तो ध्यान रखना बाजी और पूछी जा सकती है। यहां पर क्या बोलोगे, जब सोडियम क्लोराइड की क्रिया जल के साथ की जाती है तब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। इसे अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लेना और बार बार रिपीट करना है, लिख के देखना, जिससे कि आपकी ये याद हो जाए आसानी से। ठीक है, अब इसके उपयोग ज़्यादा नहीं है, 2-3 उपयोग है, उन्हें अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, देखो पहला उपयोग क्या है यहाँ पर समझना, तेल और वसा से साबुन और ग्लिसरॉल बनाने में। जब तेल और वसा है हमारे पास, तेल जानते हैं और वसा भी, तेल क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, और वसा होता है, वसा जैसे घी, तेल जितने भी है, इन चीज़ों में जब भी हम इनका यूज करते हैं, और इनका यूज किस में होता है, साबुन बनाने में, तब हम किसका यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ध्यान रखना, तेल से या वसा से जब भी हम साबुन बनाते हैं, तेल और वसा से क्या बनती है, साबुन बनती है, ध्यान रखना। लेकिन किसका यूज करते हैं हम, NaOH का। ठीक है, एक होता है ग्लिसरॉल जानते हो, ये होता है ग्रीस जिसे बोलते हैं आप सभी। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। और आगे इसका उपयोग है पेट्रोलियम को शुद्ध करने में, जो पेट्रोल होता है उसे शुद्ध करने में किसका यूज होता है, NaOH का। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर, NaOH का किस में यूज होता है, पेट्रोल को शुद्ध करने में, NaOH। ठीक है, इसका यूज किस में होता है, पेट्रोल को शुद्ध करने में और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। जब भी आपसे उपयोग पूछे जाए तो आप इस वाले को तो याद करना, अच्छे से याद कर लेना। जब भी लिखना हो तो लिख सकते हो कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी लैब में यूज होते हैं, ज़्यादातर यूज होते हैं। ठीक है, और ये उपयोग हमेशा बार बार पूछता है। पूछने का मतलब क्या है, इसका यूज होता है लैब में।
तो हर एक उपयोग में, जैसे ब्लीचिंग पाउडर को पूछा तो इसका यूज कर सकते हो, ऐसी जिप्सम या पीओपी किसी में भी इस वाले को लिख सकते हो। ठीक है, आगे समझने तक हो। कागज व कृत्रिम रेशम उद्योग में भी किसका यूज होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। और सोडियम धातु बनाने में भी किसका यूज होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, सोडियम के लवण NaOCl, NaClO3 आदि, सोडा लाइम आदि बनाने में। तो आपको कौन कौन से याद करने हैं यहाँ पर? देखो, ज़्यादा उपयोग है तो ज़्यादा तो याद करने नहीं, एक तो पहले वाला, ठीक है, एक दूसरा, एक तीसरा, बस इन्हें याद कर लेना। जो याद करना हो आपको इसे भी याद कर सकते हो, सोडियम धातु बनाना। ठीक है, 4 उपयोग है, चारों में से या 5 में से 4 याद कर लेना, ज़्यादा ना याद करना। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। और सभी बच्चों ने वीडियो देखी होगी, और वीडियो जितने भी बच्चे देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को जितना भी हो सके अपने आसपास के जितनी भी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं उन्हें शेयर करना। ठीक है, हो सकता है आपका कोई फ्रेंड हो या किसी अदर स्कूल में पढ़ता हो, जो भी स्टूडेंट जिसका भी फ्रेंड है उसे आप है ना इस वाली वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आपके साथ किसी और स्टूडेंट का भी भला हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आज की जो वीडियो को और क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, और आगे इसी तरीके की वीडियो हम बनाते रहेंगे। ठीक है, और इतना प्रेम भाव देने के लिए आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और इसी तरीके से हमारे से जुड़े रहने के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, और सभी बच्चों का मेरी साइड से थैंक्स। और